तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उस चैप्टर में आज हम गॉस लॉ देखेंगे। तो ये पर्सन जो है ये गॉस है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंजन में पढ़ा है और एक बहुत ही बड़ा जीनियस माना जाता है 18वीं सेंचुरी का। तो इसी ने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं, उसमें से क्या है गॉस लॉ है, वो भी किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन से चैप्टर में? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले चैप्टर में। तो शुरू करते हैं, देखते हैं गॉस लॉ है क्या। तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें उस कॉन्सेप्ट की एक एप्लीकेशन है गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया से पास करती है, जब वो एरिया परपेंडिकुलर रखा हो तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती हैं तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो जाता है, जो कि क्या होता था, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, जो कि यहाँ लिखा है फाई ई इक्वल्स टू कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। इसे क्या कहते थे, फ्लक्स। तो क्या होता था, फ्लक्स डिपेंड किस पे करता था, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पर और किस पर, एरिया पर। स्मॉल एरिया को लेकर हम क्या कर देते, इंटीग्रेट कर देते थे, तो हमारा फ्लक्स आ जाता था। तो फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसकी एप्लीकेशन है क्या, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट स्टेट्स दैट, तो ये क्या कहता है देखते हैं, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस। तो ये कहता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या होगा, किसी हाइपोथेटिकल सरफेस पे, किसके अंदर, किसी हाइपोथेटिकल सरफेस पे, और उस हाइपोथेटिकल सरफेस में क्या रखा हो, एक चार्ज रखा हो ओवर एन हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस। वो किसके बराबर होगा, 1/ε0 टाइम्स होगा उस चार्ज का, जो चार्ज उस हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर रखा है। जैसे कि नेट चार्ज उस सरफेस के अंदर, नेट चार्ज कहीं पर भी हम मान लेते हैं एक नेट चार्ज है, क्यू चार्ज रखा है कहीं पर भी, तो हम क्या करेंगे, उसके चारों तरफ एक हाइपोथेटिकल सरफेस कंसिडर करेंगे। तो हम कहेंगे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उस टोटल चार्ज को अगर आप ε0 से डिवाइड कर दो तो जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, हमारा फ्लक्स होगा। यानी कि गॉस लॉ कहता है कि जो फ्लक्स है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस है, वो किसके बराबर है, क्यू नेट, नेट चार्ज डिवाइडेड बाय ε0 के। तो इतनी सिंपल सी बात कहता है, इतना सिंपल सा लॉ है गॉस लॉ। अब बात ये आती है क्या ये लॉ सही है या गलत है। तो देखते हैं इसे आगे बढ़कर। तो अब हम क्या कह सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज क्यू नेट एनक्लोज बाय इट। तो यहाँ हमने क्या देखा है, इस फॉर्मूले से ये वाली जो स्टेटमेंट है जो पिछली स्लाइड में हमने देखी थी, ये इस फॉर्मूले से आई है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, कंप्लीट इंटीग्रल यानी कि सरफेस इंटीग्रल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवर अ क्लोज सरफेस, वो क्या होगा, नेट चार्ज को अगर आप डिवाइड कर देंगे ε0 से तो उसके बराबर होगा। तो अगली स्लाइड में वो यही कह रहा है कि जो सरफेस इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवर अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज क्यू नेट एनक्लोज बाय इट। यानी कि जो सरफेस इंटीग्रल है, जो इंटीग्रल ऑफ द सरफेस है, वो 1/ε0 टाइम्स है किसका, क्यू नेट चार्ज का। तो अब देखते हैं, प्रूफ देखते हैं, क्या गॉस लॉ, गॉस ने इतनी बड़ी बात कह तो दी, क्या ये बात सही है या ये बात गलत है। तो अब देखते हैं प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम। तो हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एक स्फेरिकल सरफेस, ये ब्लू रंग का जो हमारी डायग्राम में दिख रहा है एक स्फेरिकल सरफेस है। कंसीडर अ क्लोज स्फेरिकल सरफेस कंटेनिंग प्लस क्यू एज शोन इन फिगर। इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस के अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा है उसके सेंटर पे। तो यहाँ लिखा है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो सरफेस कैसी है हमारी, तो प्लस क्यू चार्ज था और उसके चारों तरफ हमने क्या कंसीडर कर ली, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली, और उस पर एक छोटा सा एरिया, एक स्मॉल एरिया ds कंसीडर कर लिया। और उसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या होता है, हमेशा एरिया वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। जिसे नहीं पता वो पिछले लेक्चर में जाके देख सकता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो ये इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल। और पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी क्या होती है, आउटसाइड द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज जाती है। उसकी जो डायरेक्शन होती है चार्ज से दूर की तरफ होती है, चार्ज से दूर जाती है। तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज से निकल रही है, तो ये रहा एरिया वेक्टर और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर है वो ds ब्लैक रंग से दिखा रखा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किससे दिखा रखी है,
ग्रीन रंग के एरो से दिखा रखी है। तो ds क्या है, ds इज द स्मॉल एरिया, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय ब्लैक एरो। तो अब आगे देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो छोटा एरिया है, इस तरह से छोटा एरिया सरफेस पे छोटे छोटे एरिया कंसिडर कर लेंगे और उन सभी छोटे छोटे एरियाज को ऐड करके सरफेस का टोटल एरिया निकाल लेंगे। तो जैसे ये छोटा एरिया हो गया, जैसे ये छोटा एरिया हो गया, जैसे ये छोटा एरिया, इन सभी छोटे छोटे एरियाज को ऐड करके क्या करेंगे, बड़ा एरिया निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हम जानते हैं फाई ई जो है इंटीग्रेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds का, यानी कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है। फाई ई बराबर होगा, अब हमने डॉट प्रोडक्ट हटा दिया, वेक्टर फॉर्म चली गई तो क्या आ गया, ई ds cos थीटा आ गया। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला सभी जानते हैं। अब हमने कहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट होनी भी चाहिए, क्योंकि जो सरफेस है, जो पिछली स्लाइड में हमें सरफेस नजर आ रही है, जो सरफेस है वो चार्ज से, जो सरफेस है वो इक्वल डिस्टेंस पर है हर वक्त। चाहे आप यहाँ देखो, चाहे आप यहाँ देखो, चाहे आप यहाँ देखो, चाहे आप यहाँ देखो, कहीं भी देखो, चार्ज से सारा डिस्टेंस हर जगह क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस किसी भी पॉइंट पर सरफेस पर एक ही जैसी होगी। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई हमारी, कांस्टेंट हो गई। तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर निकाल सकते हैं किससे, इंटीग्रेशन से। जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो थीटा क्या हुआ हमारा, 0 डिग्री हुआ। अभी हमने देखा था पिछली स्लाइड में, थीटा क्या था हमारा, 0 डिग्री। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है। तो थीटा है हमारा क्या, 0 डिग्री। और तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारी, कॉस थीटा की वैल्यू हमारी हो गई 1। थीटा 0 डिग्री हुआ तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई। और हमारा कॉस थीटा क्योंकि कांस्टेंट है वो भी क्या आ गया, बाहर आ गया। तो बचा क्या हमारे पास, ई, वो भी कांस्टेंट, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई। और बचा किसका, सिर्फ रह क्या गया, सरफेस इंटीग्रल रह गया, किसका, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। कि अगर हम ds जो सरफेस है उसके सारे छोटे छोटे, बहुत सारे ds को, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को अगर जोड़ देंगे, और सबको इंटीग्रेट करने का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना, सारे इतने सारे, अगर पूरी सरफेस पे इन छोटे छोटे पार्ट्स को अगर हम जोड़ दिया तो क्या मिलेगा हमें, ओबियस सी बात है, हमें एरिया मिल जाएगा किसका, स्फेरिकल सरफेस का। तो इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल जो होगा ds का, वो क्या होगा, एरिया के बराबर होगा, किसके एरिया के बराबर होगा, स्फेरिकल सरफेस के एरिया के बराबर होगा। तो फाई ई क्या आ गया हमारा, ई कॉस थीटा क्या हो गया 1 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई ई आ गया। अब हम ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी उस पॉइंट पर, उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, वो होगी नेट चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। हम जानते हैं कौन से फॉर्मूले से, F इक्वल्स टू Q, E इक्वल्स टू F बाई Q से। कूलम्स लॉ से ही तो ये आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला किसी चार्ज के लिए, Q नेट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कट गया, तो हमारा जो गॉस लॉ है वो प्रूव हो जाता है कि जो फ्लक्स होगा वो Q नेट चार्ज जो रखा होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ही होता है। तो हेंस प्रूव्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि जो बात हमने पहले बताई थी ये क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि गॉस का जो लॉ है वो भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये हमने प्रूव कर दिया गॉस लॉ को। अब आगे बढ़ते हैं। तो गॉस लॉ के बारे में और देखते हैं क्या। गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज द शेप और साइज। गॉस लॉ जो है हर सरफेस के लिए क्या है, ट्रू है। चाहे आप ऐसी सरफेस ले, क्यू चार्ज अंदर रखा है सरफेस के, यहाँ पर सिलेंड्रिकल सरफेस है हमारी और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से चारों तरफ निकल रही है, तो इस केस में भी जो फाई, जो फ्लक्स होगा वो क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। चाहे आपकी स्फेरिकल सरफेस क्या हो, एक क्यूब हो, तो भी अगर अंदर चार्ज क्यू रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकल रही है, तो भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। यानी कि जो गॉस लॉ है वो सरफेस की शेप पर, सरफेस के साइज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड करता है तो किस पे डिपेंड करता है, कितना नेट चार्ज सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है, सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है। और एक और बात पे डिपेंड करेगा, वो क्या है, मीडियम कौन सा है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है किसकी, फ्री स्पेस की है। अगर फ्री स्पेस है तो हर बार यही आएगा, लेकिन अगर फ्री स्पेस की जगह कोई और मीडियम आ जाता है तो परमिटिविटी क्या होगी हमारी, परमिटिविटी रिप्लेस हो जाएगी किसी और कांस्टेंट से, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। तो देखो यहाँ क्या लिखा था, टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉस लॉ includes the sum of all charges enclosed by the surface. The charges may be located anywhere inside the surface.
तो जो टर्म Q है हमारा, ये जो Q नेट है, इसी की बात हो रही है। जो Q नेट है ये सम है किसका, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है अंदर और जितना भी नेगेटिव चार्ज है। तो जो दोनों को प्लस कर कर जो नेट चार्ज आएगा ये वो चार्ज है। और जो चार्ज है नेट चार्ज वो सरफेस के अंदर किसी भी जगह मौजूद हो सकता है। जैसा कि पिछली स्लाइड में देख सकते हैं, जो Q चार्ज है जरूरी नहीं कि यहाँ पे सिमेट्रिकली हो, यहीं पर रखा हो, ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये चार्ज यहाँ पर भी हो सकता है, चार्ज यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी। तो सरफेस के अंदर होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी रखा हो तो भी गॉस लॉ क्या है हमारा वैलिड है, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ। जो चार्ज है वो सरफेस के अंदर कहीं भी रखा हो सकता है, बस शर्त यह है कि सरफेस के अंदर ही रखा हुआ होना चाहिए। तो ये गॉस लॉ का एक कैरेक्टर हमने पिछली स्लाइड में देखा कि गॉस लॉ डिपेंड नहीं करता कि सरफेस की शेप क्या है, साइज क्या है, इस बात पर। फिर दूसरे में हमने देखा डिपेंड नहीं करता कि चार्ज कहाँ रखा है सरफेस के अंदर, कहीं भी रखा हो सकता है, बस सरफेस के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। और जो चार्ज है वो Q नेट है, यानी कि टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज का क्या है, सम है। अब तीसरी बात देखते हैं, व्हेन चार्ज इज आउटसाइड द क्लोज सरफेस एज शोन इन द फिगर, फ्लक्स विल बी जीरो कॉज नेट चार्ज इनसाइड इज जीरो। अगर आपका चार्ज सरफेस के बाहर रखा होगा, जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं कि जो क्लोज सरफेस है हमारा क्यूब है और चार्ज उसके बाहर है, ऐसे केस में जो फ्लक्स आएगा वो जीरो आएगा। क्यों, और आना भी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले से हमें साफ साफ दिख रहा है अगर Q नेट जीरो है यानी कि सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि फ्लक्स को क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो तीसरी बात थी कि अगर चार्ज सरफेस के अंदर नहीं है, क्लोज सरफेस के बाहर है, तो भी फ्लक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। और ये फॉर्मूले से कंप्लीटली वैलिड और आना भी चाहिए, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगी किसी बॉडी में अगर चार्ज बाहर है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड उस बॉडी को लीव कर जाएगी। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का गेन या लॉस होगा वो नेट क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अल्टीमेटली फ्लक्स जो है किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही तो डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का इनडायरेक्ट मेजर ही तो है फ्लक्स। तो आगे देखते हैं, द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो जो सरफेस हमने गॉस लॉ लगाने के लिए चूज की थी उसे क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, जो स्फेरिकल सरफेस थी ये क्या थी, ये गॉसियन सरफेस, इसे क्या नाम देंगे, गॉसियन सरफेस। बोला भी था हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं, तो यू मे चूज एनी गॉसियन सरफेस, आप कोई सी भी गॉसियन सरफेस चूज कर सकते हैं और गॉस लॉ लगा सकते हैं एंड अप्लाई गॉस लॉ। हाउएवर टेक केयर नॉट टू लेट द गॉसियन सरफेस पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। बस एक बात का ध्यान रखना कि गॉसियन सरफेस किसी चार्ज के ऊपर से पास ना कर रही हो। ऐसा ना हो कि जो चार्ज हो किसी कोने पे रखा हो, जैसे सरफेस यहाँ खत्म हो रही है यहाँ चार्ज हो, जैसे कि पिछली फिगर में हमने देखा था कि चार्ज बाहर था, जरूर अगर वो सरफेस पे होता तो भी हमारा क्या होता, गॉस लॉ सही से लग ना पाता, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होती है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से अंदर हो ये जरूरी है। तो जो चार्ज है वो सरफेस के किसी बाउंड्री पे नहीं होना चाहिए, सरफेस के अंदर होना चाहिए। और आप कोई सी भी गॉसियन सरफेस चूज कर सकते हैं, वो एक सिलेंडर हो सकता है, वो एक स्फेयर हो सकता है, और इनमें से भी कोई और शेप भी हो सकती है। डिपेंड करता है आपके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कैसा आपका चार्ज है, चार्ज के अकॉर्डिंग ही हम गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन करते हैं। अब क्या लिखा, टेक केयर नॉट टू लेट द गॉसियन सरफेस पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। और इस बात का ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस किसी डिस्क्रीट चार्ज से पास ना कर रही हो। This is because electric field due to system of discrete charges is not well defined at the location of any charge. As you go close to the charge, the field grows without any bound. ये बात मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किसी डिस्क्रीट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं होती, इसलिए चार्ज को सरफेस के अंदर ही लिया जाए तो बेहतर है। लेकिन जैसे कि यहाँ देख सकते हैं चार्ज जो है ये सरफेस के ऊपर रखा है, बाहर की तरफ रखा है, तो देख सकते हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बाहर ही निकल गए और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अंदर है। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप चार्ज को सरफेस के ऊपर कहीं कंसिडर करते हैं तो। हाउएवर द गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि गॉसियन सरफेस पास कर सकती है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो डिस्क्रीट चार्ज यानी कि जब अकेले चार्ज की बात होगी तो चार्ज को कभी भी गॉसियन सरफेस के ऊपर नहीं लेना है, यानी कि गॉसियन सरफेस ऐसा ना हो कि चार्ज को काटते हुए जा रही हो। लेकिन अगर कंटिन्यूअस चार्ज है हमारा, जैसे कि ये एक रॉड है, चार्ज की क्या एक लाइन है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, तो इसमें जो गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर की है वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर की है। और वो इस जगह आप देख सकते हैं गॉसियन सरफेस की जो बाउंड्री है वो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को कट भी कर रही है। दोनों की बाउंड्रीज क्या है, यहाँ पे गॉसियन सरफेस की बाउंड्री खत्म होगी और चार्ज अभी भी बाहर जा रहा है,
तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ले सकते हैं क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेल डिफाइंड, हम जानते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी। लेकिन डिस्क्रीट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पक्का कुछ भी नहीं बोल सकते, इसलिए हमेशा डिस्क्रीट चार्ज को गॉसियन सरफेस के अंदर ही कंसिडर करेंगे। तो ये हमने गॉस लॉ भी पढ़ लिया और गॉस लॉ किस किस तरह से काम करता है और गॉसियन सरफेस किस किस तरह से ली जाती है ये भी पढ़ लिया। देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय। La 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 da 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 da.